देखो आज हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमेथोप्रिम। बेसिकली अभी तक हमने डीएनए या न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के इनहिबिटर्स नहीं पढ़े, तो अभी हम पढ़ने लगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स इन बैक्टीरिया। टिल नाउ वी हैव स्टडीड सेल वॉल इनहिबिटर्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में एक आते हैं सल्फोनामाइड्स एंड मेथोप्रिम विच आर एंटी मेटाबोलाइट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं फ्लोरोक्विनोलेट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? ऐसे ड्रग जो केमिकली सिमिलर हों, अंदर बैक्टीरिया का कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है, एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसमें एक एंजाइम है जिसको जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इन ड्रग्स की क्या होती है, उन सबस्ट्रेट के साथ केमिकल सिमिलैरिटी होती है, तो ये क्या करते हैं, उस सबस्ट्रेट की बजाय खुद जाकर उस एंजाइम के साथ बाइंड कर देंगे, उसको इनहिबिट कर देंगे। So they basically trick the bacterial cells into using them instead of the actual metabolites। और इससे क्या होगा, डीएनए की फिर सिंथेसिस नहीं होती और उसकी वजह से सेल रेप्लिकेशन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक, क्योंकि रेप्लिकेशन नहीं हो रही, ठीक है। रेप्लिकेशन नहीं हुई तो दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक्स इंडिविजुअली। बट अगर हम उन्हें इकट्ठा दे दें, लाइक ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हम इकट्ठे देते हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इकट्ठे क्या होते हैं, इनका इफेक्ट साइनर्जिस्टिक होता है, तो ये बैक्टीरिया हो जाते हैं। बट अगर सेपरेटली देखा जाए तो दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक। एंटीफोलेट्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, अभी हम वो आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सल्फोनामाइड्स दे आर वीकली एसिडिक। अच्छा, इनकी सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी कब ज़्यादा होती है, जब आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है ना। लाइक दिस इज एन एसिड, और जब ये हमारे पास प्रोटॉन दे देगा और खुद आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो आयोनाइज्ड फॉर्म में वी नो दे आर पोलर सब्सटेंसेस, सो दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर और व्हाटएवर, सो दे आर मोर सॉल्युबल इन आयोनाइज्ड फॉर्म। बट इफ दे आर एसिडिक, they won't give protons in an acidic environment, so they will remain neutral in an acidic environment। okay, acidic environment पहले से ही protons हैं, तो वो अपने प्रोटॉन्स नहीं देते और क्या रहते हैं, न्यूट्रल यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। अब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हम कहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सो दे प्रेसिपिटेट इन एसिडिक यूरिन। टिश्यू पेनिट्रेशन इनकी अच्छी होगी, ओरल एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इनकी टिश्यू पेनिट्रेशन भी अच्छी होती है, रीनल एलिमिनेशन होती है। फिर हम कहते हैं, जैसे हमने कहा कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, यानी एक पॉइंट से ऊपर ड्रग चला जाए ना तो फिर वो इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल ड्रग को ज्यादा अमाउंट में देने की बजाय 3 ड्रग्स को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में देते हैं, जिसको हम ट्रिपल सल्फाट कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 सल्फोनामाइड्स जो है वो यूज होती है इकट्ठी, ट्रिपल सल्फा में थोड़ी थोड़ी अमाउंट उनकी हो जाती है, तो वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर भी नहीं जाती, यानी वो प्रेसिपिटेट भी नहीं करती, और उनका जो एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट है वो भी कम नहीं होता, क्योंकि तीनों का इकट्ठा एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट जो है वो आ रहा है। तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट वी अवॉइड द प्रेसिपिटेशन। इनकी हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग होती है, सल्फीसॉक्साजोल, सॉक्स जिसमें आएगा इट इज शॉर्ट एक्टिंग। फिर हम कहते हैं डॉक्स जिसमें आ रहा है दैट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, एंड एंटीमिथॉक्स जिसमें आ रहा है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग 10 to 12 आवर्स। जो सल्फामिथॉक्साजोल है इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद ट्राइमेथोप्रिम, क्योंकि इन दोनों की हाफ लाइफ देखें सेम ही है, 12 आवर्स, तो इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो सिमिलर होगी। देन भी ट्राइमेथोप्रिम जो है वो एक वीक बेस है। अगर वो एक वीक बेस, इट विल गेन प्रोटॉन इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट, राइट। एसिडिक एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है, ये प्रोटॉन लेगा और क्या बन जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, राइट। सपोज NH3 है, अगर वो प्रोटॉन ले रहा है तो वो क्या बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है, राइट, तो आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज चीज जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती इजीली, ठीक है, तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगी और जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगी। लाइक ब्लड में तो ये सही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जैसे ही किसी एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे, लाइक प्रोस्टेटिक या वेजाइनल फ्लूइड, या फिर हम कहते हैं एसिडिक यूरिन हो गया, इन केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी कभार यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो इन जगहों पर जाकर इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और वहां पर जाके अपना एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट जो है ज्यादा शो करेंगे। एंड ऑल्सो इट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। मोड ऑफ एक्शन देखा जाए तो पहले एक नॉर्मल मैकेनिज्म कहते हैं बैक्टीरिया में कैसे होता है, फोलेट कैसे बनता है, फिर फोलेट से प्यूरिन्स और फिर से डीएनए कैसे बनेगा। सबसे पहले होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, राइट। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है टेरिडीन के साथ मिलकर बनाएगा डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड। ये वाला स्टेप जो है ये करवाता है डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज। फिर ये वाला एसिड जो ग्लूटामेट के साथ मिलकर बनाएगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट करना है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, कौन करवाएगा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो ये 2 स्टेप्स और 2 एंजाइम्स याद रखने हैं। सबसे पहले ये जो कि पापा को कन्वर्ट करवा रहा है डाइहाइड्रोटिरोइक एसिड में, और ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को कन्वर्ट है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जैसे प्यूरिन्स और डीएनए बनेंगे। अब हम कहते हैं जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ना, वो हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू
पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, ओके सिमिलर। देखिए ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप आ रहा है और ये सल्फोनामाइड्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप आया, तो सो दे आर स्ट्रक्चरली सो सिमिलर, राइट। सो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी, क्योंकि दे आर सिमिलर, तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी। हम कहते हैं या तो सल्फोनामाइड्स जाकर इसको इनहिबिट कर देगा, या तो एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है, लाइक इंजाइम काम कर रहा है बट उसे ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है जो कि नॉन फंक्शनल है, ठीक है, तो नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड बनाएगा, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनाएगा। सो वहां पे भी हम कहते हैं रिएक्शन टर्मिनेट हो जाए। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हम कहते हैं सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, ह्यूमंस में सल्फोनामाइड्स असर नहीं करता, क्योंकि ह्यूमंस में ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता। ह्यूमंस में जो फॉलिक एसिड है वो डाइट से मिलना जरूरी होता है, ठीक है, तो फॉलिक एसिड ह्यूमंस के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता, ये स्टेप नहीं होता और ये एंजाइम भी ह्यूमंस के अंदर नहीं होता। यहाँ से ये जो सेकंड स्टेप है, दिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस और मैमल्स, राइट। सो जब वो प्रोसेस ही नहीं है तो सल्फोनामाइड्स ह्यूमंस पे असर नहीं करते, दे आर सेलेक्टिव टॉक्सिक टू माइक्रोब्स। देन हम कहते हैं ट्राइमेथोप्रिम जो है ये वाला एंजाइम को इनहिबिट करेगा, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड से मिलता जुलता ट्राइमेथोप्रिम, तो फिर इसके साथ बाइंड कर जाएगा और इसको इनहिबिट कर देगा। हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया ह्यूमंस पे क्यों नहीं इफेक्ट करता, इवन तो दिस स्टेप इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। हम कहते हैं जो बैक्टीरिया का हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है दैट इज 4 to 5 times more sensitive than the mammalian enzyme, ठीक है, सो हम कहते हैं बैक्टीरिया के ज्यादा असर करता है, इवन दो देयर आर सम टॉक्सिसिटी इन मैमल्स टू। कभी कभार हम इनको कॉम्बिनेशन में देते हैं, कभी कभार नहीं, मोस्टली ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल। सल्फामेथोक्साजोल क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है। ये दोनों क्या कर रहे थे, ये वाला फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, ये सेकंड एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, राइट, एक ही प्रोसेस के दोनों एंजाइम्स को ये बारी बारी इनहिबिट कर रहे होते हैं। इसको हम कभी कभार शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, TMPS, राइट। इनको हम ना इकट्ठा क्या कहते हैं, क्वार्टीमेक्साजोल, ओके, क्वार्टीमेक्साजोल। इसमें हम कहते हैं 5:1 जो है उनकी कंसिडरेशन होती है। हम बताइए एक्स सेपरेटली बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, लेकिन अगर इकट्ठे दी जाए, ओरली दी जाए, तो यार बैक्टीरियसिडल। बैक्टीरियसिडल क्यों होते हैं, एक तो हम कहते हैं साइनोजिज्म हो जाती है, क्योंकि ये क्या शो करते हैं, सीक्वेंशियल ब्लॉकेट का क्या मतलब है, एक फर्स्ट स्टेप और एक सेकंड स्टेप, लाइक सीक्वेंस वाइज जो स्टेप आ रहे हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, उनको ये बारी बारी इनहिबिट कर रहे होते हैं, सो इनका इफेक्ट जो है ऐड हो जाता है। इस तरह हम कहते हैं रेजिस्टेंस के चांसेस कम होंगे, क्योंकि अगर एक से रेजिस्टेंस होगी तो दूसरा कवर कर लेगा, सो लाइक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है इनका एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। भी आप देखेंगे इसमें हर तरह के लाइक ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हर तरह के जो है ऑर्गेनिज्म ये कवर करता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है ये दो के लिए यूज हो रहा है, एक तो न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया। न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया जो है एक फंगस की वजह से हो रहा है, ठीक है, फंगस का क्या नाम है, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेशाई, राइट। सो ये फंगस जो है ये हमारे पास कॉज कर रहा है ये वाला निमोनिया, और हम कहते हैं ये फंगस उन पर्सन में निमोनिया कॉज करेगा जिनमें इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा, लाइक HIV एड्स वगैरह, या फिर कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, तो जिनका भी वीकेंड इम्यून सिस्टम होगा उसमें ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कहते हैं वीकेंड इम्यून सिस्टम्स वालों में नोकार्डियोसिस भी होता है। नोकार्डियोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये भी उन्हीं पेशेंट्स को अटैक करेगा जिनका वीकेंड सिस्टम इम्यून होगा, और उनमें डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक पल्मोनरी जो है उससे ज्यादा कॉमन होते हैं, तो ये पल्मोनरी इफेक्ट्स दोनों में हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज हो रहा है। फिर हम कहते हैं अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो निमोनिया में कि वो ओरली ना ले सके हो, तो एक IV फॉर्म भी अवेलेबल है। अब बाकी इन्फेक्शन जिनमें ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज नहीं होता बट वैसे इसको कवर करते हैं, एरोमोनाज हाइड्रोफिला। ये भी मेरे पास फ्रेश वाटर मेरीन वगैरह में होता है, ये कॉन्टेमिनेटेड फिश वगैरह से ट्रांसफर हो जाता है, एंड इट कॉजेज गैस्ट्रोएंटराइटिस प्रॉब्लम्स वगैरह। देन एच इन्फ्लुएंजा एम की डायलिसिस क्या कॉज कर रहे हैं, साइनस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। देन देयर यूटीआईज, हमने पढ़ा था कि यूरिन एसिडिक यूरिन में ट्राइमेथोप्रिम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो यूटीआईज को भी ये ट्रीट करता है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, फिर हम कहते हैं इनके लिए ये एज अ बैकअप ड्रग यूज होगा, इनके लिए कॉलेरा, टाइफॉइड एंड शिगेला, इनके लिए कैसे एज अ बैकअप ड्रग यूज हो रहा है। देन हम कहते हैं जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं MRSA या PRSP, जितने भी रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, लिस्टेरिया वगैरह, उनको भी ये ट्रीट करेगा। अब हम देखिए रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होती है, सल्फोनामाइड्स में या तो इफ्लक्स पंप बन जाएगा, या हम कहते हैं पैरामाइनो बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सल्फोनामाइड्स इनके साथ क्या कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रही होती है एंजाइम की। अगर बैक्टीरिया इसकी सिंथेसिस ज्यादा कर देगा तो सल्फोनामाइड्स की बजाय ये जाकर एंजाइम के साथ लग जाएगा और उसका नॉर्मल फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि जो एंजाइम है हाइड्रोक्लोराइड सिंथेस जिस पे सल्फोनामाइड जाकर एक्ट करेगा, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाए, या एफिनिटी जो है वो कम हो जाए कि वो उसके साथ बाइंड ना कर पाए, ये बाइंड कर पाए बट एक्शन जो है वो इतना ज्यादा ना। फिर हम कहते हैं ट्राइमेथोप्रिम
प्रिम में क्या होता है कि जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है उसकी एफिनिटी कम हो जाती है कि ये उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता। फिर क्लिनिकल यूज में हम कहते हैं सल्फोनामाइड्स ट्राइमेथोप्रिम को हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं और सल्फोनामाइड्स को हम अलग से जैसे यूज करते हैं अभी हम वो देखते हैं। हम कहते हैं सल्फोनामाइड्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सारे होंगे क्लेमीडिया और नोकार्डिया जैसे हमने पढ़ा था कि ड्रग ऑफ चॉइस इसमें एक कॉम्बिनेशन यूज होता है। टॉपिकली हम कहते हैं आई के इन्फेक्शन में यूज होता है सल्फ एसिटामाइड राइट एसिटामाइड एसिटा और ये हम कहते हैं आई के इन्फेक्शन में जो है यूज होता है। बर्न इन्फेक्शन के लिए हम कहते हैं सिल्वर सल्फर डायजीन and mefenide acetate, right? Silver sulfadiazine and mefenide acetate are used to prevent the burn infections. फिर हम कहते हैं इसमें जो टॉपिकली हो गया ओरली हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें पता है डी मार्ड्स हम यूज करते हैं। उनमें से एक हमें पता है सल्फासालाजीन भी जो है ये ड्रग अगर आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा इसमें एक ड्रग थी। ये क्या करती है ये बी सेल्स की सिंथेसिस को जो है वो कम करती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होती क्योंकि एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है तो इम्यूनिटी जब सप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा ऑटो इम्यून रिएक्शन भी नहीं होगा। इसी तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम कहते हैं यही ड्रग जो है वो यूज होती है। फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम कहते हैं ये हमारे पास एक प्रोटोजोआ था टॉक्सोप्लाज्मा कंडाई उसकी वजह से हो रहा था और इसमें हम कहते हैं सल्फाडायाजीन ये वाली जो ड्रग है सल्फाडायाजीन यूज के साथ में हम कहते हैं पायरीमेथामीन। पायरीमेथामीन जो इट इज नॉट अ सल्फोनामाइड बट ये क्या करती है जिस एंजाइम को ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट करा था डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज उसी एंजाइम को ये भी इनहिबिट कर रही होती है। ठीक है ये एक सेपरेट से ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही होती है। और इसके अलावा हम कहते हैं अब दो ड्रग्स हमने दे दी एंटीफोलेट्स और हमने बताया कि ये एंजाइम जो है ये ह्यूमंस में होता है ऑल्दो इट इज 4 to 5 times लेस सेंसिटिव देन द बैक्टीरियल एंजाइम बट अगर हम दो ड्रग्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं ह्यूमंस के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीफोलेट्स की वजह से फॉलिक एसिड जो है वो कम हो जाएगा तो हम क्या करते हैं फोलिनिक एसिड देते हैं। फोलिनिक एसिड क्या है एक एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड है जिसमें हम कहते हैं इस एंजाइम की जरूरत नहीं होती। ये क्या कर रहा होता है मैं बस फॉलिक एसिड को एक्टिव कन्वर्ट करा रहा है। अगर हम ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म दे दें फॉलिक एसिड के फॉर्म में तो फिर इस एंजाइम की हमें जरूरत नहीं होगी इसको वो बाईपास कर जाएगा। तो क्या करते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को जो है मैमल्स में ताकि जो हेल्दी सेल्स का फंक्शन अगर बैक्टीरिया के साथ साथ मैमल्स वाला एंजाइम भी इनहिबिट हो जाएगा तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिससे हेल्दी सेल्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होगी। तो हम उस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड भी देते हैं। फिर हम कहते हैं पायरीमेथामीन हमने कहीं और भी पढ़ा था ना दैट वाज क्लिंडामाइसिन के साथ। तो अगर किसी को सल्फोनामाइड से एलर्जी है तो हम सल्फाडाइजीन की जगह क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद पायरीमेथामीन इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस। Into the toxicity of sulfonamides, we know there are two reactions जो हर एंटीबायोटिक में अभी तक हमने देखे हैं कॉमन। They are hypersensitivity allergic reactions and GIT disturbances तो वो दोनों यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं sulfonamides are particularly known for their skin और sensitivity reactions। ऐसे याद रखें कि ये सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो ज्यादा कॉज करते हैं लाइक रैशेस तो कॉज करते हैं लेकिन रेयरली एक सिवियर एलर्जिक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम राइट। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में क्या होता है कि वाइड स्प्रेड स्किन पेन होता है और ब्लिस्टर्स बन जाते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। सो इट इज अ सिवियर कंडीशन और ये पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन्स में भी प्रेजेंट होती है। अब हमने कहा कि क्योंकि ये सेंसिटिविटी कॉज करवाता है तो ऑब्वियसली क्रॉस एनर्जी भी कॉज करवाएगा इंडिविजुअल सल्फोनामाइड्स लाइक अगर एक सल्फोनामाइड से एलर्जी हो तो दूसरे से भी एलर्जी होगी और सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में नहीं बल्कि अदर केमिकली रिलेटेड ग्रुप्स जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिक्स आर बट बेसिकली दे आर केमिकली सल्फोनाइल यूरियाज एंड थायाजाइड डायूरेटिक्स भी जो है सल्फर ग्रुप्स इनके अंदर होते हैं। हम कहते हैं अगर सल्फोनामाइड से एलर्जी है तो इनसे भी एलर्जी होगी। जीआईटी में कहते हैं वॉमिटिंग डायरिया होता है माइल्ड हेपेटिक डिस्फंक्शन होता है कोई इतना खास नहीं होता लाइक हेपेटाइटिस ज्यादा सीवियर वगैरह नहीं होता सिर्फ माइल्ड होता है। देन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सल्फोनामाइड्स की कि दे आर वीकली एसिडिक सो दे प्रेसिपिटेट इन द एसिडिक यूरिन और उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है तो दैट्स व्हाई दे कैन कॉज क्रिस्टलाइजेशन इन द यूरिन राइट। प्रेसिपिटेट कर जाएंगे तो क्या करेंगे क्रिस्टल यूरिया एंड दैट कैन डैमेज द रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह उसकी वजह से हीमेचूरिया जो है वो भी हो सकता है। फिर हम कहते हैं हेमेटोटॉक्सिसिटी भी इतनी कॉमन नहीं है रेयर है अगर बोन मैरो सप्रेस हो जाए तो ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया लाइक ग्रेन्युलोसाइट्स बेसोफिल्स इजिनोफिल्स और ये जो तीन है ये तीनों हमारे पास कम हो जाएंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है ये प्लास्टिक एनीमिया इसमें सारे ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे बट इट इज रेयर क्योंकि हमें पता है सेलेक्टिवली सल्फोनामाइड सेलेक्टिवली टॉक्सिक होते हैं सिर्फ बैक्टीरिया को। बट हम कहते हैं क्योंकि G6 डीपी डेफिशिएंसी में क्या होता है कि आरबीसीज के ऊपर जो पहले से स्ट्रेस होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो पहले से होता है प्रेजेंट ठीक है क्योंकि G6TP उसको डिसिपेट नहीं कर रहा होता। ऊपर से हम कहते हैं जो सल्फोनामाइड्स हैं वो दे कैन कॉज फर्दर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो इसी वजह से हम कहते हैं एक्यूट हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज जो है वो हो जाती है। हमने पढ़ा था इन सल्फासालाजीन व्हिच वाज अ डीमार्ड दैट वी वर गिविंग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस राइट। सो वी वर इसके साइड इफेक्ट्स हमने देखा था कि कैन कॉजेस G6TP डेफिशिएंसी।
देन वी से दैट ड्रग इंट्रैक्शंस क्यों होती है, क्योंकि हम कहते हैं इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, पीपी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग्स बाइंड करेंगी ना, ये उनको डिस्प्लेस कर देगा, लाइक वॉरफेरिन और मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट इज एन अदर डीमार्ड और ये एक एंटी कैंसर ड्रग भी है, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट को भी वॉरफेरिन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा प्लाज्मा प्रोटीन से, और दे विल गो फ्रीली इनटू द प्लाज्मा। सो उनके प्लाज्मा लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, उनका एक्शन भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। देन वी से एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कंडक्टारिस का, वो क्या है कि इट डिस्प्लेसेस बिलीरुबिन। बिलीरुबिन भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है ना, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो अनकंजुगेटेड या फ्री बिलीरुबिन जो है नियोनेट्स में स्पेशली इट गोज इनटू द ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है प्रेजेंट है, इट इज हाईली लिपिड सोल्यूबल। सो ये क्या होता है, ब्रेन जो है ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन हम कहते हैं स्किन में, टिश्यूज में और ब्रेन में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड इट इज टॉक्सिक। सो इट कॉजेस कंडक्टाइटिस। कंडक्टाइटिस में क्या होगा, सीवियर जॉन्डिस और न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होगी। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी, क्योंकि बिलीरुबिन को कब डिस्प्लेस करता है, स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी हमने कौन सी ड्रग्स पढ़ी थी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, अ फीटस टू सेव, यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड सल्फोनामाइड्स। और ट्राइमेथोपेरिम की जो टॉक्सिसिटी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, उसकी भी सिमिलर ही होगी, हेमेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, क्योंकि वो हमारे पास ह्यूमन का जो एंजाइम है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज उसको भी इनहिबिट करता है, ठीक है। तो उसमें हेमेटोटॉक्सिसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सल्फोनामाइड्स। तो उसमें क्या हो सकता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आरबीसी जो है मेच्योर नहीं हो रहे, उनकी डीएनए सिंथेसिस जो है वो भी इम्पेयर होगी आरबीसी के अंदर भी। और ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपीनिया, इसी तरह सारे इफेक्ट्स। और इनको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं, इन ट्राइमेथोप्रिम हम कहते हैं, साथ में हम फोलिनिक एसिड दे दें ताकि ह्यूमन के हेल्थी जो सेल्स हैं उनमें डेफिशिएंसी ना हो। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।